अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मां सनाउल्ला हाशमानी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, कारसाज़ साने जे हवाले सां अॼु पाण ख़ुसूसी प्रोग्राम कयूं पिया ऐं जेका शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे उहा हिकु तारीख़ साज़ शख़्सियत आहे जंहिं पंहिंजी सहाफ़त जो आगाज़ नवाए वक़्तु अख़बार खां कयो ऐं उन खां पोइ जॾहिं भुट्टो साहब मसावात अख़बार शुरू कई त उन खां बाद में हू मसावात अख़बार जो हिसो बणियो ऐं लॻभॻि 50 साल पंहिंजी जेकी ज़िंदगी आहे उहा फ़ोटोग्राफ़ी वारी जेकी सहाफ़त आहे जेके असां फ़ोटो जर्नलिज़म चऊं था ऐं फ़ोटो जर्नलिज़म खे पंहिंजी 50 साल जी ज़िंदगी अर्पी। हुन बेनज़ीर साहिबा सां गॾु वॾो वक़्तु गुज़ारियो, ॾहाका गुज़ारिया। न सिर्फ़ु बेनज़ीर साहिबा पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद भुट्टो, बेगम भुट्टो ऐं शाहनवाज़ भुट्टो सां बि पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो ऐं केतिरियूं ई जेके यादूं आहिनि उहे भुट्टो ख़ानदान जूं अॼु बि हुन जे ज़हन में आहिनि ऐं उन्हनि यादुनि खे पंहिंजी कैमरा जी अख़ में क़ैद बि कयो आहे। ज़ाहिद हुसैन साहब असां सां अॼु गॾु मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उन्हनि इहे कारसाज़ सानियो पंहिंजे अखियुनि सां बि ॾिठो, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके दौर गुज़रिया बेनज़ीर साहिबा सां उन्हनि जा उन्हनि ते बि डिस्कस कंदासीं। ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। आगाज़ करेंगे ज़ाहिद साहब बीबी से ही, इसका आज के प्रोग्राम का। कब जो है वो बीबी की पहली तस्वीर आपने खींची, आपको याद है? मैंने तस्वीर बनाई थी 1972 में, जब वो शिमला जा रही थी भुट्टो साहब के साथ सही। लाहौर एयरपोर्ट में। उस वक्त मैं मसावात लाहौर में था और हमारी टीम पूरी कवर कर रही थी, इसको रिपोर्टर थे, हम 2 फोटोग्राफर गए थे, जिसमें से एक फोटोग्राफर हमारा जो सीनियर था वो फिर शिमला तक गया साथ। सही। नाजुक सी एक लड़की, उसे एज कम थी, वो बिल्कुल दुबली पतली सी लड़की मुझे अभी भी याद आती है। तो वो एक साइड पे बिल्कुल खड़ी हुई थी खामोश, क्योंकि भुट्टो साहब साथियों से बात कर रहे थे खड़े खड़े। तो पहली तस्वीर मैंने वहाँ बनाई थी उनकी। फिर वो भुट्टो साहब के साथ चलते हुए जा रही हैं, फिर वो जहाज़ में चली गई, फिर उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। तो फिर वापसी जब आए हैं वहाँ से शिमला से, तो उस वक्त तो बस ये ऐसा था कि जैसे कोई जादू हुआ है, थोड़ी सी झलक नज़र आई थी। फिर वो कहाँ गई, क्योंकि वो जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गई। अच्छा। और उन्होंने घर जाना होगा। सही। और जबकि भुट्टो साहब ने तो पूरी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी कि वहाँ से हम क्या करके आए हैं। बड़ा ज़बरदस्त दौरा था और ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख का एक इंतहाई यानी मौजज़ा है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस आदमी ने जादू दिखाया। खाली हाथ गए थे वो। आपके हज़ारों कैदी फौजी कैद में थे इंडिया की, और ज़मीन आपकी कितने हज़ारों मुरब्बा मील उस पर कब्ज़ा था उनका। फिर सरकारी नौकर दूसरे भी थे, ब्यूरोक्रेट, ये वो साफी भी थे कुछ। तो उनको छुड़ाना और खाली हाथ, आपने दिया कुछ नहीं, ले आए, ले बहुत कुछ है। ये सबसे बड़ी असल में यहीं पे डिप्लोमेसी का अंदाज़ा होता है कि वो किस पाए के सियासतदान थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर बीबी का जो सियासी सफ़र है वो कब से आपने कवर किया? क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जब भुट्टो साहब जेल में थे तो उन्होंने एक ख़त लिखा था बेगम भुट्टो को, और उन्होंने कहा था कि आप निकलें, मोबिलाइजेशन करें, आवाम में निकलें, जाएं, बेनज़ीर साहिबा को साथ लेके जाएं। तो उन्होंने आपका नाम लिखा था कि मसावात के रिपोर्टर्स हैं, उनको भी आप अपने साथ लेके जाएं। तो आपने वो सफ़र, वो कैसा सफ़र था उस वक्त? क्योंकि ज़िया का दौर था, मार्शाल्लाह था। ये जो आप कह रहे हैं ना ख़त वाला, ये तो बहुत बाद की बात है। बीबी उससे पहले सियासत शुरू कर चुकी थी। ये 5 जुलाई में जब ये तख्ता उल्टा है एक मुंतखब हुकूमत का, ये सारे बच्चे यहीं थे उस वक्त, इत्तफाक से पाकिस्तान में ही थे, क्योंकि मुर्तज़ा भी पढ़ रहा था, बीबी पढ़ चुकी थी, कुछ हिस्सा बाकी था उसका, तो वो उन्होंने यहीं से कर लिया था। सही। और शाहनवाज़ तो बहुत छोटा था, उसकी तो बहुत तालीम बाकी थी। तो 7 जुलाई को ये इस्लामाबाद से कराची आई थी। 5 जुलाई को तख्ता उल्टा था, भुट्टो साहब को कैद में डाल दिया था मरी में। 7 जुलाई को जब आई है तो ज़ाहिर है मसावात की मैनेजिंग डायरेक्टर थी बेगम नसर भुट्टो,
تو ہماری مالکن تھی. بالکل. سو ہمیں ہر موومنٹ کا پتہ ہوتا تھا. سو ہم جیسے ہی وہ ان کا ارائیول ہوا ہم وہاں پہنچ گئے تھے. ہمارے چیف رپورٹر تھے عنایت حسین اور میں تھا. 2-3 ہمارے اور ساتھی جو مساوات کے ہی تھے وہ بھی چلے گئے تھے ساتھ میں ویسے, کیونکہ بڑا واقعہ ہو گیا تھا نا. گورنمنٹ گئی آپ کی اور بھٹو صاحب کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا تھا. جس کو اطلاع ملتی رہی کراچی میں جتنے پیپلز پارٹی کے ورکر تھے وہ جمع ہونا شروع ہوئے. شام تک وہاں پہ 70 میں اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تھا. صحیح. بیگم بھٹو مل رہی تھی ان سے. تو وہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اب ہماری ڈیوٹی وہاں مستقل, انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک فوٹوگرافر اور ایک رپورٹر یہاں ڈیوٹی دے گا. صحیح. آپ چاہے تو ایک دن میں کر لے اور ایک شام میں کر لے, لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ایک ہی ٹیم رہے تاکہ صبح سے شام تک جو ہوا ہے ان کے اس کو کور کر لے سر. تو ریپلیسمنٹ آئے گی, ان کو پتہ نہیں ہوگا صبح کیا ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی. سو پھر میں اور عنایت حسین, جن کو مذاق میں ہم مساوات والے حسین برادران کہتے تھے, حسین برادران, ہم دونوں کو. ہاں, کیونکہ آپ زاہد حسین وہ عنایت حسین. وہ عنایت حسین. صحیح. وہ عنایت حسین ایسے عنایت حسین نکلے کہ وہ 70 کلفٹن میں گئے تو اس کے بعد وہ 70 کلفٹن سے نہیں نکلے, اور 70 کلفٹن سے ان کی میت نکلی ہے. اتنا لائل آدمی میں نے نہیں دیکھا صحافت میں, خاص طور پہ اپنی پارٹی کے حوالے سے. صحیح. یعنی وہ بے نظیر پرائم منسٹر بھی بن گئی, سارا کچھ ہو گیا. وہ نہیں, وہ بیگم صاحبہ کے پاس ہی رہے. اور اس کے بعد پھر وہ گنوا آ گئی, پھر بھی وہ بیگم صاحبہ وہیں رہتی تھی, انہی کے پاس رہے. پھر بیگم صاحبہ جب دبئی چلی گئیں, جو حالت تھی ان کی, علاج ہو رہا تھا ان کا, وہ وہیں رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا. تو بہرحال وہ ڈیوٹی لگی. سو 2 دن میں بیگم صاحبہ تھوڑا پریشان ہوئی, کیونکہ ہجوم اور پاکستان سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. لاہور سے آ رہا ہے, کوئی پنڈی سے آ رہا ہے, پورا شہر. ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک بڑا ثانیہ تھا اس میں, ملک گیر پارٹی, اور پھر اس اوپر سے اتنا بڑا واقعہ کہ حکومت چلی گئی اور چیئرمین جو ہے قید میں ہے. سو پھر انہوں نے ایک رات کو 9 بجے بیٹھتی تھی وہ, اور ہم اس وقت تک رکتے تھے. تو جو ٹیلی فون آپریٹر تھے وہ لسٹ بناتے تھے, جو کال آتی تھی کہ ہمارے ملاقات کا ٹائم دیا جائے. وہ لسٹ پھر رات کو وہ بیگم صاحبہ کو دیتا تھا, تو وہ بیٹھ کے پھر وہ طے کرتی تھی. وہ جانتی تھی سب کو. اچھا. کہ بھائی یہ MNA ہے فلاں جگہ کا, یہ فلاں, اس کو جو ہے 5 منٹ, اس کو 8 منٹ, اس کو 3 منٹ, وہ اس طرح کر کے وہ شیڈول بی بی خود طے کرتی تھی بیگم کتنا. صاحبہ. اچھا. بیگم صاحب, بیگم بی بی ابھی صاحب انٹر نہیں ہوئی, بیگم صاحبہ بی بی آتی تھی, چکر لگاتی تھی, چلی جاتی. اچھا. وہ لسٹ جب فائنل ہو جاتی تھی تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ کل کون کون آ رہا ہے. ہم جاتے تھے, پھر وہ فلمیں دھلنا, تصویریں بننا, اور کاپی رکی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ پھر سارا کچھ چھپتا تھا. لیکن 2 دن میں وہ پریشان ہو گئی کہ بہت زیادہ ان کو بیٹھنا پڑ رہا تھا. تو انہوں نے پھر تیسرے دن شاید غالباً مرتضیٰ اور بے نظیر کو بلایا, اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے پرابلم ہو رہا ہے تو آپ لوگ ہیلپ کریں گے. اور ڈیوٹی لگی, جو PSF اور یوتھ ہے لڑکے, ان کو میر بابا دیکھیں گے. صحیح. مرتضیٰ. اور جو لڑکیاں عورتیں ہیں وہ MNA MPA نہیں ہے یا پارٹی عہدیدار نہیں ہیں, وہ بے نظیر دیکھیں گی. وہ پھر میں نے بے نظیر کی کوریج وہاں سے شروع کی. پھر یہ ٹھٹھا کا جو سفر تھا, وہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن تھی, اس میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے. ہاں, اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ فرسٹ جو ان کی پبلک اپیئرنس, ہاں, پہلی دفعہ وہ عام لوگوں میں گھر سے باہر نکل کے گئی ہیں. لیاری میں سومرو فیملی جو تھی, جس میں احمد علی سومرو MP ہوتے تھے, اور ایک بیگم نور جہاں سومرو, صحیح, بہت ایکٹیو خاتون تھی. وہ کافی قید کاٹی انہوں نے بھی, اور احمد علی سومرو نے بھی. انہوں نے بیگم صاحب نے کہا ہم نے میلاد شریف رکھا ہے. اس زمانے میں جمع ہونے کے لیے پابندی تھی نا, ماشاء اللہ تھا, بالکل ایسا ہی. اور سیاسی اجتماع وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے, اجازت تھی. کہا کہ جی بیبی کو آپ بھیج دیں. تو انہوں نے کہا کب ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے ظہر کے بعد رکھا ہے. انہوں نے مجھے دیکھا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں لائبریری میں وہ بیٹھتی ہیں.
کھول کے دروازہ میں اندر گھسا تو پہلے اس نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ دھندلاتا ہوا اندر کیسے آ گیا. پھر انہوں نے کہا تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں صحافی بنوں, اچھا, اچھے اچھے کالم لکھوں, ممی سے بولو میں آ رہی ہوں. یہ میری یہ پہلی گفتگو کنورزیشن فرسٹ ٹائم آپ کی فرسٹ ہوئی ہے؟ ٹائم. پھر جا کے بتا دیا جو آ رہی ہیں. آئی تو ان کو کہا بھی ان کے ساتھ چلی جائیں. تو پھر انہوں نے بیگم صاحبہ نے ہم کو دونوں کو بلایا, عنایت کو اور مجھے, کہ آپ دونوں ساتھ جائیں گے اور جوان بچی ماشاء اللہ کا دور ہے, کوئی چیز ایسی اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے, اس کو بریف کرتے رہیے گا ہاں, بتاتے جائیے گا. اور اگر یہ کہہ بھی دیں چھپنا نہیں چاہیے. اچھا, دیاری میں جو ہے وہ لوگ کچھ جمع تھے, پولیس کی گاڑیاں آ گئیں, تو گلیوں میں سے ہو کے کیسے یہ ہماری گلیاں ہیں, گٹر بھی بہہ رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, اسی طرح کرتے کراتے وہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ٹینٹ لگا ہوا تھا, وہاں عورتیں تھیں, وہاں میلاد میں انہوں نے شرکت کی تھی, وہ میں نے تصویر بنائی. وہ مذہبی طور پہ بہت ہی سیدھی عورت خاتون تھیں, صحیح, ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا. وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے یوں ہاتھ کر لیے, اور حالانکہ وہ ذکر کر رہی تھی خاتون اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے حوالے سے. عنایت صاحب کہنے لگے یار یہ اچھا نہیں لگ رہا, اچھا, اس کو بولو ہاتھ نیچے کرے. میں نے کہا آپ بول دینا. بولے نہیں یار مجھے تو پڑ جاتی ہے انگریزی میں میرے سے, وہ کیونکہ وہ انگریزی میں زیادہ بات کرتے تھے اس سے, انگریزی میں تو میری ایسی کلاس لینا شروع کر دیتی ہے. میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. کہے تمہاری بات نہیں منع نہیں کرتی ہے, جاؤ تو صحیح. گھومتا گھامتا اسٹیج کے پیچھے سے جا کے جہاں وہ قریب تھی وہاں جا کے میں نے کہا ابھی بھی ہاتھ نیچے کر لیں. یوں کر کے دیکھا, ہاتھ نیچے کر لیے. بعد میں کہنے لگی کہ یہ کیا حرکت تھی. ہم نے کہا بھائی اس طرح نہیں کرتے. اچھا نہیں, میں نے کہا یہ ابھی جب یہ سلام پڑھیں گی نا کھڑی ہو جائیں گی ساری, اس وقت آپ دعا بھی مانگیں, سلام بھی کریں, جو بھی کرنا آپ کیجیے گا. اس وقت نہیں, اس وقت آپ کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے جو وہ بول رہی ہے, اس کو سنیں آپ. اور جب وہ عورتیں درود شریف کا نعرہ لگاتی ہیں تو پھر درود شریف پڑھتی رہیے آپ بیٹھے ان کے ساتھ بلند آواز میں. بولے اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تھا پہلا ان کا پبلک اپیرنس جو آپ نے کور کیا. آپ نے جیسے ستر کلفٹن کا ذکر کیا اور بیگم بھٹو کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے بھٹو صاحب کی جب وہ حکومت گئی اور قید میں گئے ان کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد بھٹو صاحب کو جب پھانسی آئی, مسلسل دونوں خواتین جو ہیں وہ قید میں رہیں, پھر ان کی رہائی ہوئی اور جو پھر وہ واپس آئی ہیں اپنا, وہ تو بیگم بھٹو تو عدت میں چلی گئی اور بینظیر صاحبہ نے تھوڑی بہت موبلائزیشن شروع کی. اس کے بعد جو لوگ آتے تعزیت کے لیے وہ لمحات بھی آپ نے کور کیے. وہ کیسے لمحات تھے, لوگ جو جب پہنچے ان کے پاس؟ یہ 29 مئی ہے 1979 79 میں جب ان کو چھوڑا ہے سہالہ سے, سہالہ جیل سے. سہالہ جیل میں جب وہ کہتی ہیں, اس سے پہلے یہ قید تھی فروری سے, 79 فروری سے. بھٹو صاحب کی پھانسی کے 2 مہینے پہلے ان کو قید کر دیا تھا. ضیاء نے تو یہ قید میں تھی اور وہیں سے ملاقات ان کی آخری کرائی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ. 1 دن پہلے 3 اپریل کو. صحیح. اس کے بعد پھر یہ وہیں رہی ہیں اور یہ قید تنہائی میں تھی دونوں. ان کو الگ رکھا ہوا تھا, ان کو الگ رکھا ہوا تھا. اچھا, مسلسل یہ بھی بڑا ٹارچر. اور وہ ایک دری بھی نہیں تھی, ایک چادر دی ہوئی تھی زمین پہ, وہ بچھا کے سوتی تھی. اور سکر جیل میں جب تھی تو شدید سردی اور شدید گرمی. تو آئرن بار کا جو دروازہ ہے وہی تھا, اس میں گرمی بھی حبس ابھی ہوتا تھا, اسی میں جو ہے ٹھنڈی ہوا بھی آتی تھی. ایک بالٹی ملتی تھی پانی کی جس میں وہ وضو بھی کرتی تھی, طہارت بھی کرتی تھی. نہانے کی تو نوبت ہی نہیں, وہ بتاتی تھی کہ نہانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی, وہ پانی ختم ہو جاتا تھا. تو بچاتی تھی میں طہارت کے لیے اور وضو کے لیے. بہت مشکل وقت گزارا انہوں نے, بہت باتیں بتاتی تھی بس آدمی کے, بس میں تو خیر میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلا کبھی, اس طرح نہیں نکلا کہ میں رویا ہوں, کبھی نہیں رویا. اس کو کہتے ہیں نا کہ پیشہ ایسا ہے کہ انسان کا
शकील कल्ब हो जाता है इंसान। बिल्कुल ऐसे मजबूत होना पड़ता है। इतने धमाके आप बाद में देखे हैं, इतनी लाशें, इतने घरों में बेवाह हो गई औरतें, यतीम हो गए बच्चे, और उनकी चीखम दाड़। तो मैंने देखा साफियों को रोते हुए, आंखों से आंसू निकलते हुए। मैं नहीं रोया, बस मेरी आदत है, मैं वालिदैन की तदफीन पे भी नहीं रोता, आदत है मेरी, आप मजबूत ढीठ आदमी, आदमी मजबूत आदमी। मैं बस। ठीक है, मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं ज़ाहिर साहब, बस मुख़्तसिर ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ज़ाहिर साहब असां गॾु आहिनि, ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब असां जेके उन्हनि जूं यादूं सलाहियल आहिनि उन्हनि ते पाण वधीक ॻाल्हि कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी यादुनि जे हवाले सां, शहीद भुट्टो जूं यादूं, बेगम भुट्टो जूं यादूं, उन्हनि जे ॿारनि जूं यादूं, ऐं उन्हनि सां गॾु जीअं वक़्तु गुज़ारियो सैयद ज़ाहिद हुसैन, उहे असां सां मौजूद ही आहिनि। ज़ाहिद साहब, आपने अखबारी फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से 1969 से 1977 तक शहीद भुट्टो को भी कवर किया, वज़ीर आज़म के तौर पर भी, अपोजिशन लीडर के तौर पर भी। अब बिलावल साहब भी मैदान में हैं, वो वज़ीर ख़ारिजा भी बने, इस वक्त पार्टी के चेयरमैन भी हैं। कौन सी खूबियाँ दोनों में आपको एक जैसी लगती हैं कि ये भुट्टो साहब में भी थी, ये बिलावल में भी है? मुश्तरका तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ख़ानदानी असर तो होगा, खून का भी असर होता है, चाहे वो माँ के हवाले से हो या बाप के हवाले से। और बाप भी जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब, आप उनको कोई कम समझते हैं क्या? वो मुफाहमत के बादशाह हैं। वो तो भाई उनकी तो सियासत में ऐसा ऐसा देख के आप समझने लगा हूँ कि ये जो शुरू में एक तासुर था, खैर हम तो खैर इतना नहीं उसमें थे, लेकिन लोग ये कहते थे कि ये यूँ है, ये यूँ है, ऐसा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी खूबियाँ सामने आने शुरू हुई हैं, तो फिर लोगों को पता चला है कि भाई ये क्या सियासत है, क्या होती है, क्या होती। तो वो खून भी तो है ना बिल्कुल बिलावल ऐसा ही में। है। तो मुझे तो बिलावल से, और फिर आसफा, हाँ, आसफा भी बीबी, बिल्कुल बीबी, बिल्कुल उनको बीबी भी, है वो। हाँ बिल्कुल। तो उनको भी देख के मुझे तो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मायूस नहीं हूँ मैं। सही। पार्टी जो है जिंदा है और जिंदा रहेगी। अब भुट्टो जिंदा है, भुट्टो, अब ये बिलावल है जो, ये भी तो भुट्टो ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और भुट्टो जो है एक मुजस्सम सूरत में, एक ख्याली सूरत में, दोनों सूरतों में बिलावल में मौजूद है, बात को समझता है। उसके पास भुट्टो की तरह लफ्ज़ हैं। उसके पास भुट्टो की सबसे बड़ी खूबी थी कि उनका मताला बहुत था, स्टडी बहुत करते थे, किताबें कोई नहीं उनके पास जो नहीं छपती थी पूरी दुनिया में, उनके पास एक ज़रूर होती थी, लाइब्रेरी उन्होंने अपने घर में बनाई हुई थी। और बेनज़ीर, सनम, मुर्तज़ा, ये करते थे उसको फॉलो, और ये बैठते थे थोड़ी देर, वहाँ जाते थे, बेनज़ीर ज़्यादा जाती थी। शाहनवाज़ ज़रा जो उसको कहते हैं ना कि छोटा था एक तो, हाँ। और फिर वो तबीयत, लड़के जो बाले होते हैं खिलंडरे से, और शोर शराबा, मजाक, हंसी, वो वाला था। 15 अप्रैल 2024 में आसफा बीबी ने भी हलफ ले लिया कौमी असेंबली में, अब वो भी एमएनए बन चुकी हैं जी और वो अब आप समझते हैं कि जो एक बीबी साहिबा के बाद थोड़ा सा खाल था, जो बहुत सारे पुराने लोग चले गए थे, जब ये लीड करेंगी आगे चल के, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, फिर से जो है पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बन जाएगी। ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ आसफा बीबी में है। जी बिल्कुल है। इसमें ये जिस वक्त ये छोटी सी थी, तो इसने अपनी माँ से कहा, बीबी शहीद से, कि मैं, आप अखबार वालों को बुलाएं। बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल में हार्डली 7-8 साल की। अच्छा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। अच्छा। फ़ोन मुझे आया कि बुलाया भाई बीवी ने, मैं अच्छा चला गया। मैं जब भी काम होता था बुला लेती थी, कोई आना होता था स्पेशल, कोई डेलीगेशन, कोई बड़ा आदमी है तो भी बुलाती थी। मैं गया, कहने लगी कि इसने मेरी जान खा ली है। अच्छा। ये कह रही है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, तो तुम 2-4 इस पर फ्लैशें चला दो, ठंडी हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ लोग भी तो बिठाने पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा बुला लें सबको, जो घर में है बिठा दो उसके आगे। तो कहने लगी नहीं, अखबार वाले होने चाहिए, अखबार वाले होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने प्रेस क्लब में फ़ोन किया, वहाँ फोटोग्राफर थे साथी। मैंने कहा भाई 5 मिनट में
निकलो वहाँ से और पहुँचो यहाँ। वो आ गए, अब आए तो ज़ाहिर है वो कैमरे वैमरे, वो तो तसल्ली होगी इसको कि वाकई अखबार वाकई वाले ये जो है हैं। वो साफ ही है। बैठिए, हमने फ़ोटो वोटो बनाई है। वो बोली, सवाल लोगों ने किए कि आप क्या चाहती, कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगी, मम्मी के नक्शे कदम पे चलूंगी, फुट अंग्रेजी में बोल रही थी, फुट स्टेप पे यूँ होंगे, कर करा के हमने 15-20 मिनट में वो निपटा दिया। वो बड़ी खुश। अब वो छपी तो कहीं नहीं। अच्छा। तस्वीरें मैंने बना के दी, बड़ी खुश। वो अभी वो दोबारा तस्वीरें ली थी उसने मुझसे। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर है। वाली, हाँ, उसको याद थी। अच्छा। याद आई है मेरी शक्ल देखी, कहने मुझे फोटो दे, मैंने दे दी। बेसिकली जो एक होती है ना वदियत, जिसको कुदरत की तरफ से होता है, ये खून में भी होता है, वो इसके अंदर बीवी की खुसूसियात काफ़ी हैं। अच्छा, बख्तावर के मुकाबले में। सही। बख्तावर जो है वो बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट है वो, लेकिन वो उसको चाहिए हल्ला गुल्ला। जैसे आपने तस्वीरें देखी होंगी ना दुबई में, वो सिर्फ फिसल रही है ना, उनका अपना ऊपर एक से अलग सा छलांग मगा, अलग हाँ, मिजाज है। वाह। शाहनवाज और मीर साहब के साथ में, मुर्तज़ा भुट्टो के साथ की आपकी यादें। शाहनवाज साहब का जो एक वाकया आप हमें बता रहे थे पहले कि वो आपकी विस्पा लेके चले जाते थे, वो भी थोड़ा हमें बताएं। वो तो भाई, मैं लड़का था, ज़्यादा एज नहीं थी, 12-14 साल की उम्र थी। वहाँ पे 70 क्रिप्टन के बाहर एजेंसियों के लोगों की ड्यूटियाँ होती थी मुसलसल, और वहाँ से जो कोई निकलता था, आता था, जाता था, और जिस पे उनको वो होता था, वो उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे फॉलो करता था उसको, सही। कि ये निकला है तो कहाँ गया। कहाँ जाए। हम गाड़ियाँ खड़ी करते थे तो शरारतन वो हवा निकाल देते थे। अच्छा। मैंने अंदर दरगाह गेट के पास ही खड़ी कर दी। तो चौकीदार ने कहा, साहब ये जो है गाड़ियाँ, जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो गेट पूरा खोलना पड़ता है, तो यहाँ से आप हटाएं और वहाँ लगा दें अनेक्सी के पास। उसने कहा उसको लॉक नहीं कीजिएगा, अच्छा, ज़रूरत पड़ती है तो तो हटा हटा लेते भी हैं। हाँ, देंगे। बिल्कुल। शाहनवाज ले जाते तो मुझे पता नहीं था। मैं देखता था कि मैं उस ज़माने में गैलन के हिसाब से पेट्रोल डलता था। मैं 1 गैलन डलवाता था, मुझे अंदाज़ा होता था इतने असाइनमेंट कवर हो जाएंगे, या इधर ड्यूटी लगी है तो इसमें 3 दिन तक चल जाएगा 1 गैलन। फिर जाना ने जो है 70 क्रिप्टन और मसावत के ऑफिस, डेंसवाल पे ऑफिस होता था। एक दिन मैंने चौकीदार से बोला, यार इसमें पेट्रोल निकालता है कोई क्या? बोला नहीं नहीं, वो हंसने लगा, बोला बताऊंगा नहीं। अच्छा। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, मैं, आप समझ रहे हैं मेरी नौकरी हो गई। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहरहाल उसने कहा कि वो शाहनवाज ले जाता, वो चलाता है। मैंने कहा चलाता है? बोला, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, बेगम साहब को पता चल गया तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, मेरी भी। क्या बताया क्यों नहीं था? और अगर मैंने कहा कि गलत मार दी तो उल्टे पैर से मारनी पड़ती थी वेस्पा में, तो टांग वाँग टूट गई तो बस बेटा फिर वो भी डर गया। एक दिन डेलीगेशन आया खैरपुर से, रानी ऑफ पीर ऑफ रानीपुर, पीर ऑफ रानीपुर, रानीपुर से, हाँ, अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब। हाँ, जिलानी साहब, उनके साथ 5-6 आदमी थे। बेगम साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की उन्होंने, आधा पौना घंटा मीटिंग रही। तो वो उनको छोड़ने दरवाजे तक आई। अच्छा। बड़े आदमी था वो। मैं भी गया, नायब साहब भी साथ ही साथ जा रहे हैं। वहाँ देखा बेगम साहब दरवाजे में, वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो वेस्पा पे चला आ रहा है। शाहनवाज साहब अंदर आ रहे थे। बेगम साहब ने देखा, उसने वहीं से ज़ोर से आवाज़ दी चौकीदार को, क्या नाम था, अच्छा सा उसका। वो बहरहाल भागा हुआ आया। उसने कहा ये इसको गाड़ी किसने दी है? बोले ये मसावत के फोटोग्राफर की है। बेगम साहब ने घूर के मुझे देखा, अंदर चले गए। हमें अंदाज़ा होता था कि अब ये शदीद गुस्से में, मुंह बन जाता था उनका बहुत। इनके सबके चेहरे के तासुरात से हम शनासा होते थे, भुट्टो साहब से भी। तो बहरहाल वो अंदर चले गए। अब भाई वो जितना टाइम था, दोपहर से लेके शाम तक उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, गुस्से में। हमने कहा भाई अब तो नौकरी गई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि तुम उसको गाड़ी नहीं दो। अच्छा। मैंने कहा जी वो ले जाता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैंने कभी नहीं दी उसको गाड़ी। उसने कहा अच्छा मैं उसको बात कर लूँगी उससे। वो भागा हुआ था, वो नहीं आया इधर फिर। अच्छा। अच्छा। बातें तो बहुत हैं, यादें भी बहुत हैं। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन उस नुमाइश का भी तज़किरा हो जाए जो 1986 में कराची प्रेस क्लब में हुई। एक बहुत बड़ी नुमाइश थी, रश इतना कि प्रेस क्लब की दीवार भी गिर गई। जी तो वो
कैसे मनाजिर थे जब बीबी खुद पहुंची वहाँ पर? तकरीबन 350 के करीब थी तस्वीर उनकी। बीबी जब आई है 86 में अप्रैल 10 लाहौर में, तो उस वक्त हम गए, मैं डॉन में था, डॉन अखबार में। तो मेला था एक बड़ा, पूरे पाकिस्तान के लोग थे वहाँ पे। इतना बड़ा मैंने इज्तिमा मैंने नहीं देखा, ये मैं कह रहा हूँ, जिसने बहुत कुछ देखा है। मैंने भुट्टो के जलसे किए हैं कवर। भुट्टो के जलसे मिसाल हैं, आज तक मिसाल दी जाती है, कितने बड़े जलसे किसी ने नहीं किए ठीक है ना। पाकिस्तान में। इतना बड़ा इज्तिमा था, तस्वीरें देखें आप, अराइवल जो था जलसे की देखें, अराइवल देखें, जुलूस देखें, सारा कुछ देखें। वही उन्हीं तस्वीर की नुमाइश फिर आपने रखी कराची प्रेस हाँ, क्लब में। उसके बाद फिर वो अगले दिन गुजरावाला गई है। गुजरावाला जुलूस है 29 मील है वहाँ से सिर्फ, और गोरे इतने थे जो साथ आए थे बीबी के, 100 से ज़्यादा गोरा था। अच्छा। वो कहते थे दीज आर क्रेजी पीपल। पैदल भाग रहे हैं गाड़ी में, लोगों की मोहब्बत थी। 29 मील लोग पैदल गए। तीसरे दिन वो गई है फैसलाबाद, इसी तरह वो रात भर दिन और फिर वही फजर क्राउड, के फिर टाइम वही वही क्राउड, धोबी घाट का ग्राउंड। ये वो ग्राउंड था जहाँ बेनज़ीर ने पहली दफ़ा किसी जलसे से खिताब किया था, इसी बड़े अवामी इज्तिमा से। हाँ, वो था 90 दिन के इलेक्शन थे ना, हाँ। जावलक के, जो कभी नहीं हुए। हाँ। उसकी जो है वो जलसे की पिंडी से शुरू किया बेगम भुट्टो ने जलसे से खिताब। ये माँ के साथ खड़ी रही है, माँ बैठी हुई थी, खड़ी हुई है, पूरा जलसा खड़े होके उसने गुजारा है वहाँ। इतना एहतराम करती थी माँ का। उसको सब कहते रहे कि आप बैठ जाएं, आप अच्छा ये कुर्सी पे नहीं बैठना, तो माँ के साथ हत्थे पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं खड़ी हूँ। उसके बाद फिर दूसरा जलसा जो हुआ वो फैसलाबाद का था, और बेगम साहबा को लाहौर जाना पड़ा, तो फिर इन्होंने खिताब किया था फैसलाबाद में अपना पहला अवामी जलसा। साहिवाल जाना था तो उसको नज़रबंद कर दिया था। बेनज़ीर की पहली नज़रबंदी भी पंजाब के अंदर इसी फैसलाबाद के जलसे के बाद हुई है। साहिवाल के जलसे से खिताब नहीं करने दिया। अच्छा। तो इजाज़त लेके फिर मैं आ गया था। उन्होंने कहा कि आपसे 3 मई को मुलाकात होगी। सही। 3 मई को कराची में आमद हुई। यहाँ भी बहुत बड़ा इज्तिमा था, वो अच्छा इस्तकबाल हुआ था, लेकिन वो भी शदीद गर्मी थी। कराची में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रहीं, तो प्रेस क्लब ने उनके लिए मीट दी प्रेस का इंतज़ाम किया। सही। मीट दी प्रेस में वो आई तो और तस्वीरें बनी अच्छी। जब वो जाने लगी तो वो गाड़ी में बैठ रही थी, तो मैंने कहा कि रोज़े थे, रमज़ान शरीफ था, तो मैंने कहा कि आपको 2-4 दिन में दोबारा प्रेस क्लब आना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कैसे, खैरियत? तो आधी बैठ चुकी थी गाड़ी में और आधी एक पैर नीचे था अभी। तो मैंने कहा मैं आपकी एग्जीबिशन कर रहा हूँ, फीता आप काटेंगी। वो बाहर निकल आई खुशी से, दरवाज़ा लगा दिया। उन्होंने कहा कब कर रहा हूँ? मैंने कहा मेरा इरादा है 29 मई को। उस वक्त उसमें और उसके में 1 हफ्ते का टाइम था। सही। मीट दी प्रेस में ये 22-23 की बात थी। तो कहने लगी इतना दूर क्यों? मैंने कहा आप भूल गए? मैं नहीं भूला। कहने लगी 29 मई को क्या हुआ था? मैंने कहा आपको साला जेल से छोड़ा गया था, रिलीज़ किया गया था, उस दिन रखूँगा मैं। तो तस्वीरें तो तैयार की भी थी मैंने, ये भी उनमें से एक तस्वीर थी, ये जो भी लगी हुई है। हाँ ये भी थी, और इस तरह की बड़ी कोई 10 के करीब थी। बाकी छोटे साइज़ जो 16-20 वो वाले साइज़ में थी। उसमें लाहौर का अराइवल ये वो सारा ज़्यादातर वही था, और फिर उसमें मैंने मीट दी प्रेस भी ऐड कर दिया था। अच्छा। अब ये किसी हमारे साथी ने वो है खबर लगा दी, अखबार 1-2 लाइन की। सब ने कहा था कि यार खबर नहीं लगाना कि यहाँ रश हो जाएगा, तो हमारा आना जाना मसला हो जाता है। किसी ने लगा दी वो खबर, बस फैल गई शहर में। भाई इतना हजूम आया, प्रेस क्लब की दीवार गिर गई। हाँ। लोग अंदर तक घुस गए। फिर लोगों को कहा, फिर वो मुनव्वर सोहरावर्दी ये वो इधर मसूर हसन, मसूर तो उस्ताद थे ना सबके, लड़कों की ड्यूटियाँ लगाई हुई, आपने इधर से रोकना है, आपने इधर से। सबको बोला खुदा का वास्ता पीछे चलो, बीबी की इज़्ज़त का सवाल है, पीछे चलो, साहबी क्या कहेंगे, पीछे चलो। खैर बीबी को ओपनिंग की,
तस्वीरें हैं, उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ साथ में, फीता वीता काटा और फिर तस्वीरें देखी, उन्हें बड़ा मज़ा लिया। हर ख़ास तस्वीर पे गुफ्तगू भी की, पूछा भी। उसमें एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये तस्वीर क्यों बनाई? अच्छा। मैंने कहा मैंने बनाई है, लेकिन मैं औरों ने भी बनाई है। उसमें मैंने कहा हमारा राइटर का स्टाफर आया हुआ था, आर्थर, उसने भी बनाई है, उसने तो राइटर से चलाई भी थी। फिर ये इस तस्वीर पे आके रुक गई, तो कहने लगे जाहिद तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा बीबी इट्स एन ऑनर फॉर मी। यस। हमारे लिए इससे बड़ी क्या ऑनर होगी कि आप मुझे भाई कह रही हैं। तो वो सारे साथ साथ ही थे, सबके सामने उसने कहा ताकि सुन लें लोग। फिर दोबारा कहा, अच्छा। चेंज लहजे में कहा ताकि सुन ले कि जाहिद तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। तो कह रही कुछ दो, ऑटोग्राफ करूं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। वो महमूद अली असद जो था, उसने मार कर रखा हुआ था। सियाना था वो अच्छा। कि ऑटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, उसने फ़ौरन निकाल के दे दिया। बीबी रह पी है, ये बीबी का ऑटोग्राफ है यहाँ पे। उसमें इसने लिखा टू जाहिद हुसैन, ए ब्रदर who has shared the struggle for freedom and equality। और मुझे कहने क्या ये ठीक है? मैंने कहा मैं तो बहुत खुश है, ये तो मेरे लिए बहुत कीमती कर दी तस्वीर आपने। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, इसी दौरान एक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने आप ही का पढ़ा हुआ है कि आपको वहाँ पे बीबी ने कहा कि जाहिद तुम मेरी तस्वीरों की किताब क्यों नहीं, हाँ ये कहा था उन्होंने। लेकिन बीबी की ज़िंदगी में ये किताब नहीं आ नहीं सकी आ जो बाद सकी, में, उसका उसका मुझे दुख है। बहुत अफसोस रहा। टाइम ही नहीं मिलता था ना। असल में क्या था, ये जो बीवी के शुरू का हिस्सा है उसमें नेगेटिव थे बड़े साइज़ के। अच्छा। उसके बाद वो यानी 120 साइज़ के कैमरे होते थे ना, 70 के, 72, 74, ये सारा 77 जो वो डब्बे होते थे, रोलीफ्लेक्स वगैरह, सुखाए नेगेटिव होता था। उसके स्कैनर नहीं थे यहाँ पे, जिसकी इसकी वजह वजह से ये सारा काम रुक गया था। जब आखिर में कारसाज वाक़या जी। जो जिस दिन ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो कारसाज वाक़े के पर आप मौजूद थे, उनको उसको कवर किया, क्या देखा उस वाक़े में? और बीबी उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम आप दें 1-2 मिनट, तो मैं एक और शुरू जो करूँगा, हाँ क्योंकि वो इस कहानी का हिस्सा हैं सारे। बीवी की आमद पे उन्होंने मुझसे कवरेज प्लान मांगा, कैसे कवर करेंगे आप, क्या चाहिए आपको, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। हाँ रिक्वायरमेंट बताएं, बंदे चाहिए बंदे भी भेजेंगे हम, और जो कुछ भी है। तो वो मैंने कवरेज प्लान बनाया। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, वो बीवी के साथ कोई लंदन से आएगा जहाज़ में। तो मैंने उनको बोला कि जहाज़ में बीवी के साथ पीटर जोसेफ आएगा। उसने खुद कहा मुझे कि बेनज़ीर का सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस जाएगी, प्लीज़ मुझे बुला लेना। अच्छा, पीटर ने आपको कह दिया? हाँ, पहले मेल की। तो मैंने फिर उसका नाम दिया, पीटर जोसेफ जहाज़ में आएगा, फिर दुबई आएगा। जो मिडल ईस्ट का हमारा चीफ फोटोग्राफर था स्टीव क्रिस्प, वो कवर करेगा उसको। पीटर जोसेफ थोड़ा रेस्ट करेगा इस दौरान। यहाँ का प्लानिंग ये दिया था कि जब लैंडिंग होगी तो उसके बाद जो वो बाहर निकलेगी, पीटर जोसेफ करेगा, हम नहीं जाएंगे अंदर। क्यों? हमारे पासों का पहले मसला होगा, उससे कौन लड़ेगा, किसी को भेजना किसको नहीं। जैसे ही वो बाहर आके ट्रक में बैठेगी, वहाँ मैं मौजूद हूँगा, और मेरा स्टिंगर जो है एक, वो जो साफियों की बस आगे चलेगी उस पर मौजूद होगा। सही। मैं नीचे होऊंगा, ऊपर होगा। और एक जो तीसरा स्टिंगर है वो कुछ फासले पे जूम के साथ होगा, वो किसी जगह से ऊंची चढ़ने की कोशिश करेगा। और एक बंदा मुझे और चाहिए जो मुसलमान हो, गोरा ना हो। अच्छा। मेरे पास मलेशियन था जैन। स्टार गेट के सामने एक दीवार थी, उसको दिखा दी मैंने एक दिन पहले कि यहाँ से तुमने चढ़ना है, और ये स्टार गेट के साथ ट्रक के ये लैंडमार्क लेना है तस्वीर में। इंटरनेशनल लैंडमार्क है ये, कराची एयरपोर्ट का। और यहाँ से ये टर्न हो जा रहा है यूसुफ, ये चढ़ रहा है शार फैसल पे। मैं इस वक्त यहाँ से कूच कर जाऊँगा, मैं दफ्तर चला जाऊँगा। सही।
اور جوزف کو بولا آپ نے ایئرپورٹ پہ جو تصویریں بنیں گی وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، اگر دقت پیش آئے تو سیدھے رائٹر کے دفتر جائیں آپ، یہ لوکیشن ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ سب ہے، ٹیکسی پکڑو، ادھر تو کراؤڈ ہوگا۔ دوسرا رخ بھی بتا دیا کہ پیچھے ایک راستہ نکلتا ہے جو گلستان جوہر کو جاتا ہے، اس طرف سے نکلنا۔ اس نے وہاں دیر نہیں لگائی کہ وہ لگائے اس کو سیٹ فون کرے جگہ ہے نہیں ہے، اس نے کہا دفتر ہی چلو، وہاں نیٹ بھی صحیح ملے گا، وہ سیدھا دفتر چلا گیا جو بنا اس کے پاس۔ شام ہو رہی لگی تو 6 بجے قریب میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ان کو دونوں کو میں نے کہا جو میرے پاس تھے، کبھی وہ ٹرک پہ چڑھ جاتے تھے کبھی میں۔ اس دوران میں نے بس کی چھت سے 2 دفعہ تصویریں ٹرانسمٹ کی، اور اس میں ایک تصویر وہ ہاتھ ہلا رہی تھی، بس ہاتھ ہلا رہی ہے، ڈیوڈ مجھے کہنے لگا یور پکچرز آر گیٹنگ بورڈ، بورنگ ختم کرو یار، ایک ہی طرح کی چیزیں بن رہی ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑا ٹرک قریب آیا تو میں شور کروں، تو ٹرک قریب آیا جب صحافیوں کی بس کے، تو میں نے آوازیں دی بیوی بیوی بیوی، بیوی کو نظر کہاں آ رہا ہے، وہ اتنا کراؤڈ ہے اس میں، تو پھر اس کی بھی نظر پڑ گئی گلانی کی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ ادھر وہ، تو پھر بیوی نے مجھے دیکھا تو بولا زاہد، میں نے کہا وکٹری چاہیے، ہاتھ چلتے نہیں یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے۔ وہ سمجھ گئی، وکٹری بنائی۔ وہ تصویریں پھر میں نے نکالی وہاں سے، اور اس وقت میں جب بنا رہا تھا تو بس جھٹکے لے رہی تھی، تو مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑا ہوا تھا، اچھا مجھے نہیں پتا کون ہے، وہ طلعت حسین تھا اینکر۔ اچھا طلعت صاحب تھے۔ بولا میں نے کہا زاہد بھائی گر نہ جائیں، پیچھے سے ہاتھ بیچارے نے رکھا ہوا تھا، اس کی مہربانی۔ ڈیمانڈس بڑی تھی میگزینس کی، آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹائم میگزین، نیوز ویک، دنیا بھر کے میگزین، وہ الگ سے آپ کو دینی ہوتی ہیں جو اس سے ہٹ کے ہوں گی، اس میں بزی ہو جاتا، میں بزی رہا تو پھر مجھے چلا ملی بلاسٹ ہو گیا۔ اچھا میں نکل کے بھاگا، پیچھے میں نے چھوڑے تھے یہ 2، میں نے کہا ہلنا نہیں ہے۔ بیوی کے جلوس کے ساتھ جو گاڑی آگے ہے اس کے علاوہ کسی اور گاڑی میں نہیں آ رہا، اور بہت سارے وہاں سے اتر گئے تھے اسکار ساتھ کے، وہ جو برج بنا ہوا تھا پیڈسٹرین، اس کو وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے بہت سارے، وہ وہیں رہے۔ اس میں سے ایک تو ہے، اس کو تو وہ دھکا ایسا لگا تھا کہ وہ گاڑی سے گرا، اچھا اس بلاس کا ذہن کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ پیٹر جوزف ہوٹل چلا گیا تھا، میں بھاگا، محسن کو میں نے کہا تم پہنچو وہاں پہ جنا میں، وہاں جو آ رہا ہے بناؤ۔ وہاں پہنچے تو وہاں تو حالت دیکھنے والی تھی، گاڑی میں آگ لگی ہوئی، لوگ بھاگ رہے ہیں، ناقابل بیان کہہ لیجیے۔ پھر آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ نے کیا دیکھا؟ گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ فون آنے شروع ہو گئے سنگاپور سے، اور میں نے کہا بھائی سارا کچھ بن گیا ہے، میں دیتے ہیں، صبر کرو، سب بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ بیوی چاہیے، بیوی کی تصویریں بنی ہیں 2 بندوں کی، ایک بنی ہے اے پی کی اور ایک بنی ہے رائٹر کی ہماری، اچھا یہ ایف پی والے کے پاس نہیں تھی۔ پھر آ کے ساری رات پھر ٹرانسمیشن پہ لگے رہے، اگلے دن اچھا پھر اس کے بعد اور دوسرے اسٹیشنوں سے تصویریں آنا شروع ہو گئی، لاہور میں لوگ داڑے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، گاڑیاں جل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی طرح پنڈی کی، پشاور کی، کوئٹہ کی، وہ ساری نمٹائی ہیں بھائی، میں تو گھر ہی نہیں آیا 2 دن، سارا اس میں دفتر ہی میں رہے۔ بہرحال یہ میری زندگی کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ تفصیلی گفتگو کی آپ نے۔